हेलो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज में। इसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 और ये वीडियो लेक्चर प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे द्वारा रंजीत सिंह। आइए हम देखेंगे कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसके क्या कारण थे, वो क्यों फेल हो गया, क्यों उसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, सिपाही विद्रोह उसको क्यों कहते हैं। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये रानी लक्ष्मीबाई जी हैं जिन्होंने काफी बहादुरी से इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। और ये आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट सेंटर जहाँ रिवॉल्ट ऑफ 1857 का सेंटर था, जो स्टार्ट हुआ था आपके मेरठ से। इसके इम्पोर्टेंट सेंटर थे मेरठ, दिल्ली, आपका अवध, कानपुर, झांसी, नागपुर, कलकत्ता। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर थे। और जो रिवॉल्ट था वो हैदराबाद, केरला, बेलगाम, कोल्हापुर, बॉम्बे, रावलपिंडी यहाँ तक भी था। तो आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन कि रिवॉल्ट स्टार्ट कैसे हुआ था और इसके क्या क्या काजेस थे, जैसे कि इसके कौन से पॉलिटिकल काजेस थे, कौन से इसके इकोनॉमिक काजेस थे और कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थे, कौन सा इमीडिएट काज था, ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से ये ट्रिगर्ड हो गया रिवॉल्ट। भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस रिवॉल्ट का सेंटर कहाँ कहाँ पे था और उससे जुड़े लीडर कौन कौन से थे। जैसे मेरठ में कौन लीडरशिप दे रहे थे, आपका झांसी में कौन थे इसके लीडर, नागपुर में कौन थे, कानपुर में कौन थे, दिल्ली में कौन थे। फिर हम देखेंगे कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था उस पर कई सारे लेखकों द्वारा किताब लिखी गई है। तो बुक रिटन ऑन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसमें कई सारी किताब लिखी गई हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे ये रिवॉल्ट फेल्ड क्यों हो गया। फिर हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या था इस रिवॉल्ट का, इस विद्रोह से हमें मिला क्या, क्या इसका सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, इस पूरे रिवॉल्ट का कंक्लूजन क्या निकला। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो रिवॉल्ट था 1857 का, उसको अंग्रेज अनसक्सेसफुल रिबिलियन मानते थे, खुद के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अनसक्सेसफुल रिबिलियन मानते थे अंग्रेज। बट इंडियन लोग के लिए काफी इम्पोर्टेंट था ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस का। जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, इससे पहले भी कई सारे रिवॉल्ट हुए थे, जैसे कि सिविल अपराइजिंग हुई थी। सिविल अपराइजिंग में जैसे सन्यासियों ने विद्रोह किया और कहीं छोटे छोटे राजाओं ने विद्रोह किया। फिर पीजेंट मूवमेंट भी हुए थे 1857 के रिवॉल्ट के पहले। फिर आप देखेंगे ट्राइबल लोग ने भी काफी रिवॉल्ट किया था और मिलिट्री रिवॉल्ट भी हुआ था। तो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, ऐसा नहीं है कि ये पहला रिवॉल्ट था, इससे पहले भी कई सारे रिवॉल्ट हो चुके थे, बट ये एक ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस था और काफी पैन लेवल पे था। और ये जो रिवॉल्ट 1857 का स्टार्ट हुआ था, ये तो सिपाही विद्रोह था, बट धीरे धीरे ये मासेस तक पहुंच गया और इसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अगर आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 का नेचर देखें तो इट बिगेन विद इन सिपॉय and converted and reached to the participation of the masses। सिपाहियों से स्टार्ट हो गया रिवॉल्ट, मासेस तक चला गया था। और इस रिवॉल्ट को सिपॉय म्यूटिनिटी कहा गया ब्रिटिश हिस्टोरियन द्वारा, बट जो हमारे विनायक दामोदर सावरकर हैं उन्होंने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, जिसपे उन्होंने किताब भी लिखी है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा जी लिखी गई है। अब हम देखते हैं इसके काजेस क्या थे, किन किन कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति हुई थी। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल काजेस। तो जो पहला पॉलिटिकल काज था वो था ब्रिटिश की पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ये तो ट्रेड के लिए आए थे ब्रिटिशर इंडिया में, बट
आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसी का फायदा उठा के अंग्रेजों ने ट्रेड से वो शिफ्ट हो गए रूलर की तरफ। वो तो बिजनेसमैन थे, उन्हें सिंपल बिजनेस करना था, बट जैसा कि आप जानते हैं कि आप इकोनॉमी को अच्छी तरीके से तभी चला सकते हैं जब आपके पास पॉलिटिकल पावर हो। इसीलिए अंग्रेजों ने पॉलिटिकल पावर गेन किया। 1757 में पहले बैटल ऑफ प्लासी उन्होंने जीता, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर जब 1764 में हुआ, उसके बाद उन्हें दीवानी राइट्स भी मिल गई थी शाह आलम टू के द्वारा। फिर वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करने लगे थे, और इन्होंने एनेक्सेशन के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहता था कि जिस भी इंडियन रूलर का मतलब अगर बच्चा नहीं होता है तो वो अडॉप्टेड सन को ब्रिटिश हुकूमत उसका मानती नहीं थी उसको। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था कि आप अडॉप्टेड सन को नहीं ले सकते अगर आपका अपना नेचुरल हेयर होना चाहिए, उत्तराधिकारी। तो इसके तहत उन्होंने कई जगह एनेक्सेशन किए थे, जैसे कि सतारा में उन्होंने एनेक्सेशन किया था, नागपुर में किया था, झांसी को भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ही ग्राउंड पे एग्नेस किया गया था, क्योंकि झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई और इनका एडॉप्टेड सन था। तो इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के अंग्रेजों ने हड़प लिया था झांसी को। और जो एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ था, उसमें लॉर्ड डलहौजी ने तर्क दिया था माल एडमिनिस्ट्रेशन का। जो यहाँ के राजा हैं, नवाब हैं, ये सही एडमिनिस्ट्रेशन कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमें इसे अपने हाथ में लेना होगा। और जब अंग्रेजों ने अवध का एनेक्सेशन कर लिया, तो जो अवध में नॉबल्स लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, सोल्जर थे, वो सब जॉबलेस हो गए। और जो अवध था पहले लॉयल स्टेट था ब्रिटिशरों के लिए, क्योंकि फ्रेंडशिप थी अवध के नवाब में और ब्रिटिशरों में फ्रेंडशिप थी। पर जब इन्होंने एनेक्सेशन कर लिया तो वहाँ के लोग काफ़ी खफा रहने लगे थे अंग्रेजों से। ये हमने पॉलिटिकल क्लास डिस्कस कर लिया कि ये सारे पॉलिटिकल कारण थे। हम देखेंगे कि सोशल और रिलीजियस कारण क्या थे। तो पहला था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का काफ़ी तेज़ी से इम्पैक्ट हो रहा था इंडिया के अंदर, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। हमें कॉलेजों और स्कूलों में वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाया जाने लगा, साइंस पढ़ाने लगे लगे थे वो लोग, और रैशनलिज्म की बात करते थे। और एक उन्होंने एक्ट लाया था, हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 1850 में ये था कि जो हिंदू क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएगा वो अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी को ले सकता है। इस लॉ से काफ़ी गुस्सा था हिंदू लोगों के अंदर, क्योंकि ये धर्मांतरण की बात थी कि आपको रिलीजन चेंज करना होगा। 1850 में हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलता था कि वही हिंदू अपना प्रॉपर्टी ले पाएगा पूर्वजों की जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो। और लोगों को ये भी लगने लगा था कि जो गवर्नमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट कर रही है। काफ़ी मिशनरी स्कूल, कॉलेज ऐसे करके उन्होंने काफ़ी कन्वर्जन किया भी था, और ऐसा लोगों को काफ़ी लगने भी लगा था। तो ये रिलीजियस कारण है। और आपके सोशल कारण ये थे कि एबुलेशन ऑफ प्रैक्टिस लाइक सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। जैसा कि पता है कि उस टाइम राजा राम मोहन राय काफ़ी लड़े थे सती प्रथा के लिए के विरोध में। तो जो सती प्रथा है इसके विरोध में उन्होंने काफ़ी लड़ा, और जो भ्रूण हत्या होती थी इसके खिलाफ भी। और जो क्या था कि पहले विडो रीमैरिज नहीं होता था, बट जब अंग्रेज आए तो इन्होंने इसे लीगलाइज किया, इसे रूल बना दिया कि जो विडो हैं वो अपना रीमैरिज कर सकती हैं। प्रैक्टिस ऑफ सती को इन्होंने हटा दिया, जो भ्रूण हत्या होती थी उसको भी रोक दिया, और इन्होंने लीगलाइज कर दिया विडो रीमैरिज को। इससे लगने लगा कि ये थ्रीट है, मतलब ये खतरा है सोशल स्ट्रक्चर को। इन दो तीन चीज़ों के बैन हट जाने से काफ़ी चीज़ें बदल रही थी, तो लोगों को लगा कि ये हमारे पूरे सोशल स्ट्रक्चर पे एक प्रहार है जो अंग्रेजों ने किया। बट
ये सब काफ़ी अच्छे कदम थे अंग्रेज़ों के, इससे हमारा समाज और अच्छा हुआ। और इन्होंने अपने कॉलेजों में वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन लाया था, जो कि जो साइंस की बात करते थे, तर्क की बातें करते थे, जो काफ़ी हद तक जो रूढ़वादी सोच होती थी हिंदू और मुस्लिमों में, उसको चैलेंज करते थे। ये भी एक कारण है, सोशल कारण। और जो रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ और टेलीग्राफ का, इसको भी लोग शक की निगाह से देखते थे, क्योंकि इससे पहले लोगों ने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं थी। पर जो रेलवे बनाई गई अंग्रेजों द्वारा, वो काफ़ी हेल्पफुल थी। उसने पैन इंडिया को जोड़ा, और उस रेलवे ने नेशनलिज्म में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और टेलीग्राफ ने भी, इससे आप मैसेज पूरे इंडिया में कहीं भी भेज सकते थे। हम देखेंगे मिलिट्री काजेस क्या थे। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, वो सिपाही म्यूटिनी था, सिपाही विद्रोह। ठीक है, तो इसमें हम मिलिट्री काजेस देखेंगे। जो इंडियन सिपाही होते थे, उनको कम पैसे दिए जाते थे यूरोपियन सिपाहियों के कंपैरिजन में। जो इंडियन सिपाही हैं, उनकी सैलरी कम थी, इसलिए तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा होंगे। और जो इंडियन सोल्जर थे, उनकी जो ड्यूटी होती थी, वो अधिकतर उनके घरों से दूर होती थी। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर आप अपने एरिया में जॉब करें तो आप अपने घर वापस जल्दी आ सकते हैं, बट इनकी जो जॉब थी काफ़ी दूर लगाई जाती थी। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एनेक्सेशन ऑफ अवध के बाद जो काफ़ी सिपाही थे, वो जॉबलेस हो गए थे। तो इनका ये जो सिपाही थे 70,000 थे कम से कम, लगभग ये 70,000 थे। तो ये जब जॉबलेस हो गए तो इनका भी काफ़ी गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति, तो इन्होंने भी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। और जो इंडियन सिपाही होते थे, वो 87% थे पूरे ब्रिटिश ट्रूप में। और जो बच गए आपके 13%, वो ब्रिटिशर थे, और 87% इंडियन सिपाही थे। पर लोअर स्टेटस देते थे इंडियन सिपाही को, अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। इनके द्वारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। ये जो वाइट थे अंग्रेज, ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे और इंडियंस को इन्फीरियर समझते थे। ये सारे हमने मिलिट्री काजेस डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे कि कौन से इकोनॉमिक काजेस थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट भड़क गया। जो रूरल एरिया थे, वहाँ पे जो पीजेंट एंड जमींदार थे, उन पे काफ़ी हैवी टैक्स पुट कर दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि इनको तो बस रेवेन्यू से मतलब था। काफ़ी हैवी टैक्स इन्होंने लगा दिया था। और फिर इस रेवेन्यू से करते क्या थे, ये अपनी मिलिट्री को एक्सपांड करते थे। और जो रॉ मटेरियल होता था इंडिया का, सस्ता रॉ मटेरियल खरीद के इसको इंग्लैंड भेजते थे। और वहाँ पे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो ही गया था, तो उनको सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए था, तो वो इंडिया से जा रहा था इंडियन लोग के ही पैसे पे। और फिर वहाँ से वो सस्ता माल इंडिया आता था और सस्ते रेट पे बेचते थे ये, और काफ़ी प्रॉफिट बनाते थे। जब सारा टैक्स इन्होंने लगा दिया पीजेंट और जमींदारों पे, तो इन लोगों के पास तो पैसे थे नहीं लोन देने के लिए, तो ये चले जाते थे मनी लेंडर्स के पास। और जो मनी लेंडर्स हैं काफ़ी लालची होते थे, तो वो पैसे तो दे देते थे इनको लोन वापस करने के लिए। पर जब ये लोग जो पीजेंट और जमींदार थे, जब ये लोन दे नहीं पाते थे, तो इनकी ज़मीन चली जाती थी मनी लेंडर्स के पास, तो ये अपनी ज़मीन खो देते थे इस तरह से। और जो सिपाही थे, ज़्यादातर पीजेंट्री क्लास से बिलोंग करते थे। जितने भी सिपाही ब्रिटिश आर्मी में थे, वो अपने गांव से जुड़े हुए थे। तो वो जब अपने गांव जाते थे, तो लोग भी उन्हें शिकायत और गलत तरीके से देखते थे। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड के अंदर, तो वही जो मशीन मेड गुड्स थे काफ़ी चीप थे। ब्रिटिश के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे काफ़ी चीप होते थे, क्योंकि वो मशीन मेड थे, हैंडमेड काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते थे। तो उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया, और मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। और जो हमारे
आर्टिस्टियन और क्राफ्ट्समैन थे इनको पूरा इम्पैक्ट किया। जो हमारी विलेज इकॉनमी हुआ करती थी वो पूरी तरह से क्रैश कर गई। यही है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड टू कम्पीट विथ चीप मशीन गुड्स, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो मशीन से बनता था गुड्स उसकी कॉस्ट काफ़ी कम आती थी। कॉस्ट कम आने के कई कारण थे। पहला तो जो इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था वो काफ़ी चीप था, इसलिए भी काफ़ी सस्ता पड़ता था। तो जो इंडिया का हैंडमेड था वो कम्पीट नहीं कर पाता था। ये हमने इकोनॉमिक काज डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे इमीडिएट काज। अभी तक हमने जितने काज डिस्कस किए हैं वो जब से बना था, मतलब अंग्रेजी शासन आया था तब से, जैसे पॉलिटिकल काज हुआ आपका, सोशल एंड रिलीजियस काज था, मिलिट्री वाला था आपका, इकोनॉमिक था, इमीडिएट काज। मतलब 1857 में क्यों मतलब ये रिवॉल्ट हो गया, तो हम देखते हैं हुआ क्या था। इसलिए हुआ था कि जो न्यू इनफील्ड राइफल उस टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। जो न्यू इनफील्ड राइफल थी उसमें जो बुलेट थी, जो कारतूस थी, उसको यूज करने के पहले उसको मुंह से खोलना था। और ये रूमर था। रूमर क्या था, ये वाकई में था कि वो जो कारतूस बनी हुई थी वो फैट से बनी थी, काऊ एंड पिग्स के, जिससे कि जो हिंदू और मुस्लिम है दोनों काफ़ी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि इस राइफल में लोड करने से पहले उसको उस पेपर को मुंह से निकालना पड़ता था, और दोनों ने मना कर दिया। हिंदू और मुस्लिमों ने मना कर दिया कि हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, और काफ़ी गुस्सा भी हो गए लोग, क्योंकि आप अगर किसी के रिलीजन पे चोट करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और मंगल पांडे जो कि बलिया के थे, वो मार्च 1857 को बैरकपुर में उन्होंने कारतूस तो यूज करने से मना किया ही, और साथ ही साथ अपने सीनियर ऑफिसर्स पे अटैक भी कर दिया मार्च 1857 को। और फिर उनको 8 अप्रैल को फांसी पे लटका दिया गया अंग्रेजों द्वारा। और 9 मई को 85 सोल्जर मेरठ में इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं यूज करेंगे, और जिनको कि 10 साल की सजा सुना दी गई थी। आप देखिए मार्च 1857 में मंगल पांडे ने अपने सीनियर पे अटैक किया, उन्होंने मना किया। फिर नेक्स्ट मंथ 8 अप्रैल को उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब जिससे ये न्यूज़ हर जगह फैलने लगी कि ये कारतूस तो गलत है, ये तो सुअर और गाय के मांस से बनी हुई है। फिर 9 मई को 85 सोल्जरों ने मेरठ में जब मना कर दिया तो उनको 10 साल की सजा हो गई। और 10 मई को जो बाकी लोग थे उन्होंने अटैक करके इन सारे 85 सोल्जरों को छुड़ा लिया, और रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। वो अटैक करने लगे। जो मेन सेंटर है मेरठ से स्टार्ट हुआ था ये, और ये बरेली था आपका, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, आजमगढ़, इलाहाबाद, हजारीबाग, आरा, ये सारे मेन सेंटर थे। अब हम देखेंगे कि कौन सी प्लेस पे कौन से लीडर थे। दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड लीडर थे, और यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल जो सप्रेस कर रहे थे इस रिवॉल्ट को, उनका नाम था जॉन निकोलसन। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, और यहाँ जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो थे हेनरी लॉरेंस, इन्होंने सप्रेस किया यहाँ रिवॉल्ट को। और कानपुर में नाना साहब लड़ रहे थे, और सर कॉलिन कैम्पबेल ने यहाँ सप्रेस किया रिवॉल्ट को। और झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे उनके मंत्री थे। यहाँ पे जनरल हाई ग्रोस थे जिन्होंने इसको सप्रेस किया। और बरेली में खान बहादुर खान थे, और यहाँ पे सप्रेस किया सर कॉलिन कैम्पबेल ने। फिर आप देखेंगे मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस में लड़ रहे थे, जहाँ कॉलोनियल ऑनसेल ने यहाँ सप्रेस किया रिवॉल्ट को। जो बिहार में कुंवर सिंह थे, और यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे ब्रिटिश विलियम टेलर, उन्होंने रिवॉल्ट को दबा दिया। हम देखेंगे जनरल बख्त खान, बेगम हजरत महल, नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई। तो जनरल बख्त खान जो थे वो बहादुर शाह के मिलिट्री कमांडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और बेगम हजरत महल जो थी वो अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह
उनकी वाइफ थी और इन्होंने काफ़ी अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड की वहाँ के सोल्जरों को। जो नाना साहब थे वो मराठा रूलर थे जो कि कानपुर रह रहे थे। इन्होंने 1857 की लड़ाई में काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। जो रानी ऑफ झांसी थी लक्ष्मीबाई, इनके पास तो स्ट्रॉन्ग रीज़न था ये लड़ाई लड़ने की। इनका बचपन का निकनेम था मणिकर्णिका, क्योंकि झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से अंग्रेज़ों ने मिला लिया था। अब इस पूरे रिवॉल्ट में हुआ क्या कि जितने भी जो लीडर हैं अलग अलग जगह, जब 10 मई को रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ तो ये धीरे धीरे फैलने लगा। तो सबने यही डिसाइड किया कि अब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे और इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे। और जो दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड बैठे हुए थे, वीक रूलर थे, बट इन सभी लोगों ने इन्हीं को अपना किंग माना। सबने यही डिसाइड किया कि अब हम सभी लोग यहाँ से अंग्रेज़ों से लड़ते हुए दिल्ली पहुँचेंगे और बहादुर शाह सेकंड को इन्होंने किंग तो घोषित कर ही दिया था और इन्हीं को हम अपना राजा मानेंगे, बहादुर शाह सेकंड को। और हम यहाँ से अंग्रेज़ों को हराते हुए दिल्ली जाएंगे सेंटर और बहादुर शाह सेकंड को किंग बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग रूलर। सबने अपनी लड़ाई लड़ी। जो बिहार के कुंवर सिंह थे वो 95 ईयर्स ओल्ड थे, तो भी उन्होंने काफ़ी बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ी। बट जो अंग्रेज थे उन्होंने इस रिवॉल्ट को दबा दिया, कुचल दिया। और ये जो सभी लोग थे ये दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे। प्लान यही था कि हम बहादुर शाह सेकंड को अपना किंग बनाएंगे इंडिया का। हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल हो गया था। लिमिटेड अपराइजिंग थी। सेंटर तो हमने देखा ही है, बट लिमिटेड थी। ये पूरे इंडिया में अच्छे से नहीं फैली थी। जो मेनली कौन से रीजन को कवर करती थी ये रिवॉल्ट, दोआब के रीजन को, जैसे सिंध हुआ, राजपूताना, कश्मीर, मोस्ट पार्ट ऑफ पंजाब। और जो लार्जली प्रिंसली स्टेट थे जैसे कि आपके हैदराबाद, मैसूर के, त्रावणकोर के, कश्मीर के, और छोटे मोटे जो राजपूताना के प्रिंसेस थे, प्रिंसली स्टेट, उन्होंने इस रिबेल को ज्वाइन नहीं किया था। और जो साउदर्न प्रोविंस था वहां तक तो ये रिबेल पहुंचा ही नहीं था। नो इफेक्टिव लीडरशिप। पहला हमने देखा है कि लिमिटेड अपराइजिंग थी, मतलब पूरे पैन इंडिया लेवल पे पूरी अच्छी तरीके से फैला नहीं था। अगर पूरे पैन इंडिया लेवल पे होता तो शायद इंडिया 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। और इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थी, मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी थी। जैसे नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, काफ़ी अच्छे ये लोग फाइटर थे। इन्होंने काफ़ी अच्छे से इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ाई ये लोग लड़े। पर जो पूरे होल मूवमेंट जो था, रिवॉल्ट, क्रांति, उसको एक लीडरशिप चाहिए, इफेक्टिव लीडरशिप। और विदाउट अच्छे लीडरशिप के बिना कोई आप जंग जीत नहीं सकते हैं। सब अलग अलग लड़ रहे थे। जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल अलग थी, कानपुर में नाना साहब अलग थे, यहाँ लक्ष्मीबाई अलग लड़ रही थी, बरेली में खान बहादुर खान अलग लड़ रहे थे। अगर एक लीडरशिप होती, केवल एक, उनके आदेश का पालन होता, शायद 1857 के रिवॉल्ट का नज़ारा कुछ और ही होता। लिमिटेड रिसोर्स थे, रिसोर्सेज की भी काफ़ी कमी थी। आपके आदमी भी कम, मैन पावर भी कम थी और पैसे की भी कमी थी। और जो इंग्लिश थे उनके पास पैसे काफ़ी थे, उन्होंने तो पैसे छाप रखे थे इंडियन लोगों से, उनके पास आदमी भी थे। और जो मिडिल क्लास था उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो मिडिल क्लास था, एजुकेटेड, इंग्लिश मिडिल क्लास, मतलब वो मिडिल क्लास जो इंग्लिश में जिन्होंने पढ़ाई कर रखी थी वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और रिच मर्चेंट ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। और ट्रेडर्स एंड जमींदार ने तो उल्टा मदद किया इसको दबाने के लिए। हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उनका ये मानना था कि अगर अंग्रेज हमें सिविलाइज्ड कर रहे हैं, हमें नई चीज़ें बता रहे हैं, अगर इन्हें और रहना चाहिए ताकि हम इनसे और चीज़ें सीख सकें। और जो रिच मर्चेंट्स थे, हुआ कुछ यूँ कि जो रिच मर्चेंट्स थे, मनी लैंडर्स, जिनसे लोगों ने पैसे ले रखे थे, तो लोगों ने वहाँ अटैक कर दिया। जो उनकी रिकॉर्ड बुकें होती थी उसको जला दिया, पूरा माहौल खराब हो गया था। तो ये काफ़ी गुस्सा थे जो मर्चेंट क्लास था।
और ब्रिटिशरों की हेल्प से जो मर्चेंट थे उनको काफ़ी हेल्प भी हो रही थी, वो काफ़ी एक्सप्लॉयट भी कर पाते थे पीजेंट का काफ़ी आराम से, क्योंकि पुलिस थी, इसलिए भी ये चाहते थे कि अंग्रेज यहीं पे रहें, इसलिए इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और ट्रेडर्स एंड जमींदार ब्रिटिश के पक्ष में हमेशा रहते थे। तो ये 4 पॉइंट है कि लिमिटेड अपराइजिंग थी पूरे इंडिया में, अच्छे से नहीं थी, और नो इफेक्टिव लीडरशिप, लीडरशिप की कमी थी, सोर्स भी लिमिटेड थे इनके पास, नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास। तो हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट क्या हुआ, जो कंपनी रूल थी वो एंड हो गया। जैसा कि आपको पता है, इसे 1857 के टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, बट इसके बाद इस एंड हो गया कंपनी रूल। जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर दिया था, और इसकी घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने की थी इलाहाबाद दरबार में 1 नवंबर 1858 में, द नेम ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जिसको क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858 भी कहते हैं। अब से इंडिया की जो शासक थी वो क्वीन विक्टोरिया हो गई थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्वीन विक्टोरिया ने ले लिया था। अब ब्रिटेन से गवर्न किया जाएगा इंडिया को, ना कि यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को कम कर दिया गया था। और रिलीजियस टॉलरेंस का भी अब प्रॉमिस किया ब्रिटिशरों ने कि अब वो इंडिया के कस्टम और ट्रेडिशन में अड़ंगा नहीं डालेंगे, वो अब इन चीज़ों से दूर ही रहेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज भी हुआ कि जो गवर्नर जनरल का ऑफिस होता था उसको रिप्लेस किया गया वायसराय से। जो वाइस रॉय होते थे उनको गवर्न करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक कैबिनेट लेवल का पोस्ट था जो कि ब्रिटेन में होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काफ़ी पावरफुल पोस्ट थी। और जो राइट्स है इंडियन रूलर का रिकॉग्नाइज किया गया, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट अब बच गया था, इसके बाद एनेक्सेशन को भी रोक दिया गया था। 1857 के बाद एनेक्सेशन को भी रोक दिया गया था, और जितने प्रिंसली स्टेट थे सबसे फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किया ब्रिटिशरों ने। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था इसको भी हटा दिया गया। और मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन में ये किया गया, जो रेशियो था ब्रिटिश ऑफिसर का इंडियन सोल्जर पे इंक्रीज कर दिया गया, कि जो ब्रिटिश ऑफिसर होंगे वो ज़्यादा होंगे इंडियन सोल्जर पे, जो रेशियो था बढ़ा दिया गया, पहले कम हुआ करता था। और जो आर्मरी थी, हथियार थे, वो अभी भी इंग्लिश जो लोग थे ब्रिटिशर उन्हीं के हाथ में थी। ये इसलिए ताकि जो बंगाल आर्मी की डोमिनेंस थी इसको ख़त्म किया जाए। और ब्रिटिश जो आर्मी मैन थे उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी, और जो इंडियन मिलिट्री के सोल्जर थे उनकी सैलरी को भी बढ़ा दिया गया था। अब हम देखेंगे किताबें लिखी गई हैं 1857 के रिवॉल्ट पे, कौन कौन सी बुक लिखी गई हैं ये हम देखते हैं। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, और एक बुक है रिबिलियन, लिखा गया है पूरन चंद जोशी जी के द्वारा। और एक बुक है द इंडियन म्यूटिनिटी ऑफ 1857 जिसमें जॉर्ज ब्रूस मैलेशन ने लिखी है। ग्रेट म्यूटिनिटी बाय क्रिस्टोफर हिबर्ट। और रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 बुक लिखी गई है इकबाल हुसैन द्वारा। और एक इंडिपेंडेंस बुक है जो लिखी गई है खान मोहम्मद सादिक खान। आप इतनी किताबों का नाम नहीं याद रख पाएंगे, पर ये बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय विनायक दामोदर सावरकर, जो कि पहली बुक इस रिवॉल्ट पे लिखी गई थी, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, अंग्रेजों से लड़ाई हो रही है। हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। हमने डिस्कस किया कि ये रिवॉल्ट स्टार्ट कैसे हुआ था, इस कैसे सिपाही म्यूटिनिटी से मास लोगों में, मतलब सब लोगों में फैल चुका था, मास पार्टिसिपेशन हुआ। फिर हमने इसमें पॉलिटिकल काजेस देखे, इसके इकोनॉमिक काजेस क्या थे, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव काज क्या थे, और इसका इमीडिएट कारण क्या था जिसकी वजह से पूरा रिवॉल्ट ट्रिगर्ड हो गया था। फिर हमने देखे कि अलग अलग सेंटर थे इस रिवॉल्ट के, जुड़े अलग अलग लीडर थे, कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं इस रिवॉल्ट पे, जिसमें हमें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाई वी.डी. सावरकर का नाम याद होना चाहिए, काफ़ी पॉपुलर बुक है। ये रिवॉल्ट फेल्ड क्यों हुआ, इसके 3-4 पॉइंट हमने देखे, क्योंकि कोई इफेक्टिव लीडरशिप नहीं था,
और तो और इफेक्टिव लीडरशिप नहीं तो अब पैन इंडिया लेवल पे रिवॉल्ट फैला हुआ नहीं था और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। और जो मिडिल क्लास था यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया वहाँ का, जैसे जो ट्रेडर थे, मर्चेंट थे, इसलिए भी ये फेल्ड हो गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ रिवॉल्ट का? सबसे बड़ा रिजल्ट तो यही हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, अब उसको क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। तो काफ़ी चेंज हुआ था। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि आज हमने डिस्कस किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।